तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो कातिल होता है वो अपने हिसाब से बड़ा सही प्लान करता है, यानी उसे कत्ल कब करना है, उसके बाद बॉडी कैसे ठिकाने लगानी है, कहाँ ठिकाने लगानी है, सबूत कहाँ से मिटाना है, क्या ऐसा करे कि कभी मामला ना खुले, क्या ऐसा करे कि सारी चीज़ें बिल्कुल उसके हिसाब से हो जाए, वो कभी पकड़ा ना जाए, मामला फिर दब जाए, वो आराम से आज़ादी की ज़िंदगी जीता रहे। पूरा प्लान करने के बाद वो फिर कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद फिर अपने हिसाब से फिर सारे सबूत मिटाता है, लाश ठिकाने लगाता है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी गलती जो शायद उसके द्वारा नहीं होती लेकिन प्रकृति या फिर नेचर के द्वारा हो जाती है, जिसका खामियाजा ऐसा भुगतना पड़ता है कि सारा प्लान फेल हो जाता है, कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और पुलिस वालों को ज़्यादा मशक्क़त, जो शायद अगर वो चीज़ें ना होती तो न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पे प्रकृति ने खुद मदद की और कातिल जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ठीक ऐसी ही एक चीज़ आज हुई अयोध्या में। दरअसल अयोध्या में सारे लोग आराम से चौराहे पे बैठे थे। अब बाकी डिटेल क्या है मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस केस को मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ। 1-2-3 दिन में हो सकता है जो कातिल हो पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाए। फिर क्या कारण था, फिर मर्डर क्यों किया, क्या इरादा था, ये तमाम चीज़ें जब खुलेंगी तो आपको बताऊँगा। तो जब ये सारे लोग ऐसे ही चौराहे पे बैठे थे, इसी दौरान 2 लोग एक बाइक पे कुछ लेके जा रहे थे। अब बाइक पे जा रहे थे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि होगा कोई ऐसे ही जा रहा होगा। लेकिन पिछले 2 दिनों से अयोध्या में बारिश हुई थी। बारिश की वजह से फिसलन थी। फिसलन की वजह से जो ब्रेकर बने थे, अगर 2 ब्रेकर हैं तो उनके बीच अगर मिट्टी है तो वो बड़ी स्लिपरी हो गई थी। ऐसे ही वो बाइक जाती है, जाने के बाद उस ब्रेकर से जैसे ही आगे बढ़ती है तो फ़ौरन जो गाड़ी थी मोटरसाइकिल वो डिसबैलेंस होने के बाद ये सारे लोग गिरते हैं। गिरने के बाद जो 2 लोग बैठे थे वो तो फ़ौरन उठते हैं, लेकिन इसी दौरान जो लोग बैठे थे उनकी भी नज़र पड़ी। तो नज़र पड़ने के दौरान उन्होंने देखा कि जो चीज़ वो लेके जा रहे थे उसी के बीच से एक इंसानी हाथ झांक रहा, यानी कोई डेड बॉडी है जिसको ये दोनों लोग लेके जा रहे थे। अब जैसे ही ये चीज़ वो लोग देखते हैं तो देखने के बाद पहले तो बदहवास कि ये क्या, ये किसकी लाश है और इस तरीके से कैसे। फ़ौरन भाग के सारे लोग वहाँ पे पहुँचे। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ कहते कुछ पूछते, बाकी जो बाइक सवार थे बाइक पे बैठते हैं और उस लाश को वहाँ पे छोड़ के फ़रार हो जाते हैं। लाश ले छोड़ के वहाँ से फ़रार होते हैं। फ़ौरन सारे लोग पहुँचते हैं। पॉलीथीन थी, उसको खोला जाता है तो अंदर से गद्दे में लिपटी हुई एक इंसान की लाश मिलती है जो बुरी तरीके से खून से तरबतर थी। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन गया। पुलिस आती है। आने के बाद पहले बॉडी कब्ज़े में लेती है, उसके बाद फिर कातिलों के पीछे पड़ती है। बहरहाल अभी तक की जो कहानी है उस हिसाब से कातिल जो है पुलिस के चंगुल से दूर है, लेकिन जो डेड बॉडी है वो मिल गई, उसकी पहचान हो गई और बहुत जल्द कातिल पकड़ लिया जाएगा। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि हो सकता था कि अगर लाश ठिकाने लगा दी जाती तो अपने आप में बड़ी मर्डर मिस्ट्री होती। ये भी हो सकता था कि पुलिस वाले कुछ दिन तक इस पर काम करते, बाकी फिर इग्नोर कर देते। लेकिन यहाँ किस्मत और कुदरत का ऐसा अनूठा संगम की बारिश हुई तो फिसलन हुई। ये दोनों लोग फिसल के गिरे। गिरने के बाद फिर वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे जो फ़ौरन वहाँ पे पहुँच गए। जैसे ही कुछ लोगों को इन दोनों ने देखा फ़ौरन वहाँ से भाग गए और ये सारी कहानी हो गई। तो मुझे लगा एक अजीब सी अपडेट है, आपको देनी चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी सुनाऊँ उससे पहले आपको याद होगा कि परसों मैंने एक लाइन बोली थी आप लोगों से कि प्यार हो चाहे रिश्ता हो चाहे जो हो, ना का मतलब ना होता है। किसी से ज़बरदस्ती बात करना, किसी से ज़बरदस्ती अपना संबंध रखना, उसके गले पड़ना, अपने रिश्ते को बचाने के लिए सामने वाले के सामने बार बार अनुनय भी नहीं करना, उसके पास ज़बरदस्ती करना कि नहीं तुम मुझसे बात करो, मेरे साथ रहो, कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा तकलीफ़दायी होता है। अब स्टेटमेंट तो मैंने दे दी, आप लोगों ने भी उसका समर्थन किया, लेकिन कायदे से कहें तो एक बड़ा अधूरा सा स्टेटमेंट है। इसके आगे की जो स्टेटमेंट है वो आपको मैं कहानी के अंत में बताऊँगा। तो सीधा सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के मसूरी से। इसी उत्तराखंड के मसूरी में एक जगह भट्टा गांव, और इसी भट्टा गांव में एक होम स्टे है, यानी कुछ मेहमान अगर उस जगह पे आते हैं तो वहाँ पे कमरे वगैरह ले सकते हैं, होटल समझ लीजिए आप। उसका नाम है रोटी चाय होम स्टे। रोटी चाय होम स्टे, जो वहाँ पे कुछ मुसाफिर जो वहाँ पे घूमने वाले जो पर्यटन वहाँ पे आते थे उनको वो कमरा देता था। बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस होता था, कोई एक अपना आधार कार्ड दे देता था, उसी के आधार पे सारे लोग रुक जाते थे।
न ज़्यादा इंक्वायरी होती थी, ना ही वहाँ पे कपल एंट्री वगैरह का कोई सीन था। तो सारे लोग प्यार से आते थे, नॉर्मल सी फॉर्मेलिटीज़ थी। उसके बाद सारे लोग रूम लेके 1-2 दिन तक रहते थे, जिसको जहाँ घूमना होता था वहाँ घूमते थे। तो ऐसे ही अभी 9 सितंबर की बात है, 3 लोग उस जगह पे आते हैं। आने के बाद इसी रोटी चाय होम स्टे पे कमरा लेते हैं। तीनों एक दूसरे के साथ थे। कमरा लेने के बाद फिर रुकते हैं। रुकने के बाद अब होटल वाले रूम देने के बाद अपने अपने काम में बिज़ी। ये हुआ कि अब अगले दिन ये लोग चेकआउट करेंगे, फिर जो होना होगा होगा। इसके बाद फिर सुबह हुई, रात गुजर गई। सुबह हुई तो फिर जो स्वीपर था वो साफ़ सफाई करने गया, इस उम्मीद में कि चलते हैं साफ़ सफाई करते हैं। और इसी दौरान एक चीज़ और हुई थी कि रात में ही, अब होटल के स्टाफ ने तो देखा नहीं, लेकिन ये लोग कार से आए थे और सुबह जो था वो कार वहाँ से जा चुकी थी। यानी ऐसा लगा कि जो तीनों लोग आए थे उस जगह से अब चले गए हैं। तो जब होटल के मालिक को, मैनेजर को और स्वीपर को ये चीज़ लगी कि अब तीनों लोग जो आए थे वो चले गए, तो उन्हें लगा कि अब चलते हैं साफ़ सफाई करते हैं, जो कमरा है उसको पहले जैसा करते हैं ताकि अभी कोई और आ जाए तो उसको कमरा दिया जा सके, उस हाल में हो। लिहाजा सुबह सुबह 10 तारीख को जो महिला सफाई कर्मी थी उस कमरे में जाती है। जाने के बाद अब दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा अंदर से खुला था, लाइट ऑफ थी। लाइट जलाती है और जैसे ही लाइट जलाती है तो अंदर जो कुछ देखती है, उसे देखने के बाद उस महिला की एक तरह से न चाहते हुए भी चीख निकल जाती है। बेड पे एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। लाश ऐसी थी कि उसकी गर्दन पे कट का निशान था, खून बह रहा था और उस खून से पूरा गद्दा सूख के लाल हो चुका था। फर्श पे भी जगह जगह खून फैला हुआ था और जो आदमी था जिसकी डेड बॉडी थी वो तो मानो खून से पूरा नहाया हुआ था। अब जैसे ही ये चीज़ वो महिला देखती है, फ़ौरन चीखती है। चीखने के बाद बाहर आती है, मैनेजर को, बाकी स्टाफ को सारी चीज़ें बताती है कि ऐसे ऐसे हो गया। अब फ़ौरन मैनेजर और बाकी लोग पहुंचते हैं। देखने के बाद वो भी अब एकदम डिस्टर्ब कि उनके होटल में ये क्या हो गया और हुआ तो किया किसने और ये लाश किसकी है। फ़ौरन पुलिस को इत्तला किया गया। पुलिस भी मौके पे पहुंचती है, बॉडी को कब्जे में लेती है। लेने के बाद अब इधर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। साथ ही अब ये खंगाला जाने लगा कि ये कौन है, साथ ही इसका कत्ल किसने किया और कत्ल किया तो वजह क्या थी। अब खंगालने का बड़ा आसान सा तरीका था कि जो पुलिस वाले हैं उस होटल के मैनेजर से जो बुकिंग लिस्ट है उसको निकाले, वहाँ पे नाम होगा, साथ ही कुछ प्रूफ, आईडी कार्ड वगैरह लिया गया होगा। संयोग से ये सारी चीज़ें बिल्कुल मेंटेन थी। फ़ौरन जब डिटेल निकाली गई तो पता चला ये जो शख्स है जिसका कत्ल हुआ है, इसका नाम कपिल है और ये मेरठ का रहने वाला है। माफ़ कीजिएगा, रुड़की का, आदर्श नगर। आदर्श नगर के रुड़की का रहने वाला इसका नाम कपिल चौधरी, 27-28 साल इसकी उम्र है। अब ये चीज़ जब क्लियर हुई कि ये आदर्श नगर का है, यहाँ घूमने आया था, विजिट का जो पर्पज़ था वो घूमना था, तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि अब इसके साथ कौन आए थे उनके बारे में पता किया जाए, क्योंकि सारी चीज़ अब यही इशारा कर रही थी कि इसके साथ जब 2 लोग थे, एक लड़की और एक लड़का, और ये तीसरा, तो तीसरे की अगर लाश मिली है तो जाहिर सी बात है कातिल वही दोनों होंगे। लिहाजा पुलिस वाले अब उन दोनों के बारे में पता करते हैं। पता करने के लिए अब सबसे पहले होटल के मैनेजर से कहते हैं कि इनकी डिटेल बताइए, आधार कार्ड क्या नोट था। मैनेजर बेचारा आधार कार्ड वगैरह देता है, लेकिन अब आधार कार्ड फर्जी था या जो कुछ था, उस आधार कार्ड से ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई जानकारी मिली ही नहीं जिससे इस मामले में कुछ बात बन सके। फिर यह हुआ कि वो दोनों लोग कार से आए थे और कार से चले गए। तो फिर पुलिस वालों के दिमाग में आया कि काम करते हैं, कार की डिटेल निकाल लेते हैं। कार की डिटेल निकल जाएगी तो फिर मामला आसान हो जाएगा, फ़ौरन पता चल जाएगा कि कार कहाँ पे है या फिर कार किसकी है, उसका एड्रेस क्या है। हम वहाँ पे जाएंगे, छानबीन करेंगे, जो कातिल होगा उसे गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस वालों ने कॉल, जो कार की डिटेल है नंबर से, उसको खंगाला। तो किस्मत का खेल देखिए कि ये कार भी जो मरने वाला था उसी के नाम पे रजिस्टर्ड। यानी 3 लोग एक होटल में आते हैं। आने के बाद जो होटल पे कमरा लेता है, जो अपनी गाड़ी में दोनों को लेके आता है, उसको उन्हीं दोनों ने शायद मार दिया था और मारने के बाद उसी की गाड़ी पे भाग गए थे। यानी जो मारने वाले कातिल थे उनकी कोई भी डिटेल यहाँ पे थी ही नहीं। तो अब क्या करें। लिहाजा पुलिस वालों के पास अब जब कोई सवाल जवाब का तरीका नहीं था, ना कोई क्लू था, ना ही कोई सबूत था, तो फिर पुलिस वालों को लगा कि एक काम करते हैं, जो मरने वाला एक बार, अब उसके घर पे तो वैसे भी कांटेक्ट करना था, तो एक बार उसके घर के बारे में पता करते हैं
उनको जानकारी जो है इत्तला कर देते हैं, ताकि कम से कम वो आए और बॉडी वगैरह लेके जाएं। फिर आगे की जांच पड़ताल तो होती रहेगी। इसीलिए पुलिस वालों ने अब मरने वाले के जो पिता थे उनके बारे में पता किया, साथ ही उनको फ़ोन किया। तो पता चला कि जो कपिल चौधरी के पिता थे वो खुद पुलिस महकमे में थे और मेरठ में इस टाइम दरोगा के पद पे तैनात। अब स्टाफ का मामला, पुलिस वालों को और दबाव बना कि एक दरोगा के लड़के का इस तरह से कत्ल हो गया, कातिल कौन है अभी तक कुछ पता नहीं। तो पुलिस वालों ने फिर पहले तो कपिल चौधरी के फादर को इन्फॉर्म किया, साथ ही फिर अब आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया कि कौन आया था। साथ ही ये गाड़ी गई तो गाड़ी में दोनों लोग दिखते कैसे हैं, जो कि उस होटल में कोई कैमरा था ही नहीं। तो जब ये तमाम चीज़ें खंगाली गई और अंत में जब गाड़ी का नंबर और गाड़ी में बैठे लोग दिखाई दिए, तो फिर पुलिस वालों ने मरने वाले के पिता यानी दरोगा साहब को कातिलों की तस्वीर दिखाई। साथ ही पूछा कि क्या आप इन लोगों को जानते हैं। साथ ही अपने अलग अलग थानों को इत्तला किया गया कि ये कार अगर कहीं दिखाई दे तो इन लोगों को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए, ये दोनों लोग कत्ल करके भगे हैं। तो एक तरफ तो अलग अलग जगहों पे सर्विलांस लगा हुआ था। इधर जब कातिल के पिता से, माफ़ कीजिएगा, मरने वाले के पिता से पूछा गया कि कौन है ये लोग, तो जो पिताजी थे उन्होंने उस लड़के को तो नहीं पहचाना। उन्होंने कहा कि मैं लड़के को तो नहीं जानता हूँ। लेकिन जब लड़की को देखा तो देखने के बाद पिता फ़ौरन बताते हैं कि ये तो मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है कुदरत। कुदरत बेसिकली दिल्ली की रहने वाली है और मेरे बेटे से बेइंतहा प्यार करती है। साथ ही मेरे बेटे से ये शादी करना चाहती है, बहुत परेशान है शादी के लिए। अब ये चीज़ जैसे ही उसके पिता बताते हैं, अब खुद पुलिस महकमे में थे तो ऐसा नहीं था कि वो बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के कुछ बोल रहे थे। उन्हें सब पता था कि किस बात का क्या मतलब निकलेगा। तो जब ये स्टेटमेंट पिता ने दिया तो पुलिस वाले एक तरह से अब चौंक उठते हैं कि एक आदमी जिससे एक लड़की बेइंतहा प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, शादी करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, तो किसी और लड़के के साथ आके यहाँ कत्ल क्यों करेगी। तो इस सवाल का जवाब अगर कोई दे सकता था तो लड़की ही दे सकती थी। इसीलिए पुलिस वालों ने सबसे पहले उस लड़की की कुंडली खंगाली और खंगालने के बाद फिर जाते हैं और उस लड़की को और साथ ही उस लड़के को गिरफ्तार करते हैं जो उसके साथ आया था। तो जब गिरफ्तार करते हैं, साथ ही जब पूछताछ करते हैं, तो पूछताछ में फिर दोनों लोग अपना मुंह खोलते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। और इस कहानी के हिसाब से जो लड़की थी कुदरत, वो 2 साल पहले ऐसे ही दिल्ली में कहीं घूम रही थी। इसी दौरान जो कपिल चौधरी था वो भी गया हुआ था। अब दरोगा का लड़का तो पैसे की, रुतबे की, शान शौकत की कोई कमी नहीं, बड़े ही अंदाज में इधर उधर घूम रहा था। इसी दौरान कुदरत से उसकी मुलाकात हुई। मुलाकात एक दूसरे से जब हुई तो दोनों ने एक दूसरे से बातचीत भी की। बातचीत करते करते जब लड़के ने अपने बारे में बताया, साथ ही लड़की ने अपने बारे में बताया, तो दोनों के बीच अब नज़दीकी हो गई। दोनों दोस्त बन गए, दोस्ती आगे बढ़ी। बातचीत करते 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 दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे और दोनों के ही बीच अब प्यार हो गया। लड़का लड़की से सब कुछ करने को तैयार उसके लिए, लड़की लड़के के लिए जान देने को तैयार। यानी एक परफेक्ट कपल जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें इन दोनों के बीच थी। दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह ईमानदार थे, दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह लॉयल थे। कुछ वक्त गुजरा, धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ा। तो इसी दौरान जब लड़की लगातार कपिल से बात करती रही तो फिर लड़की के घर वालों को भी डाउट हुआ, ये किससे बात करती है, कहाँ बात करती है। तो घर वालों ने पूछा कि कौन लड़का है। अब कुदरत जो थी वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी। मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए जब परिवार वालों ने पूछा तो कुदरत थोड़ा सा डरती है। डरने के बाद अब कपिल का नाम भी कुछ ऐसे ही, जो एक इस्लामिक नाम हो सकता है उर्दू में, कुछ उस हिसाब से नाम बताती है और साथ ही कहती है कि ये भी मुसलमान है। अब कुदरत के परिवार वालों को लगा कि ठीक है, अगर मुसलमान है तो कोई दिक्कत नहीं, हम शादी वगैरह करा देंगे। साथ ही अब कपिल के परिवार वालों ने नोटिस किया कि वो किसी से बात करता है। तो फिर परिवार वालों ने पूछा कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो बताओ, मैं शादी वगैरह करवा दूंगा, फालतू हमारी भी टेंशन ख़त्म हो। अब कपिल से जब पूछा गया तो कपिल झूठ नहीं बोला, वो सीधा सीधा लड़की का नाम बताता है, लड़की का धर्म बताता है, साथ ही ये कहता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जब परिवार वालों को पता चला कि लड़की मुसलमान है तो कहीं ना कहीं परिवार वालों ने अब इस रिश्ते का विरोध करना शुरू कर दिया।
साथ ही कहा कि अब इस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करवा सकते, चूँकि ये ना हमारी जाति की है ना हमारे धर्म की है, उसका कल्चर अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं। साथ ही अब कपिल के लिए परिवार वालों ने रिश्ता देखना भी शुरू कर दिया कि जितने दिन बात करेगा दिक्कत होगी, इसलिए अब इसकी जल्दी से कहीं शादी कर दो। आमतौर पे यही हमारे हिंदुस्तान में होता है कि अगर लड़का या लड़की किसी के साथ रिलेशन में है तो फ़ौरन ढूंढ के फिर उसकी शादी ही कराई जाती है। यही सेम चीज़ यहाँ भी चल रही थी। तो जब शादी वगैरह देखी जाने लगी तो इस बारे में लड़की को भी भनक लगी। अच्छा, इसी बीच एक और चीज़ हुई कि कुदरत के माँ बाप को भी पता चल गया कि लड़का हिंदू है। अब जब परिवार वालों को पता चला तो कुदरत के फैमिली वालों ने भी विरोध करना शुरू किया कि वो हिंदू है तो मुस्लिम हो, कैसे शादी होगी। अब ना तो लड़की के घर वाले राजी, ना ही लड़के के घर वाले राजी। इधर कुदरत प्यार में इस कदर पागल कि उसने फिर अपने प्यार को दिखाने के लिए, अपने प्यार को ऊंचा करने के लिए कपिल नाम का एक टैटू भी हाथ पे बनवा लिया कि अगर कहीं और मेरी शादी हुई तो वो पूछेगा कि कपिल कौन है, तो फिर मैं बताने लायक रहूँगी कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी शादी चलेगी नहीं। यानी प्यार में इस कदर पागल थी कि वो किसी और का होने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन इधर अब कपिल परिवार वालों के दबाव में, साथ ही अब कहीं ना कहीं उसके मन में क्या था वो तो राम जाने। तो जब परिवार वालों ने कपिल के रिश्ता देखना शुरू किया तो इसी बीच एक लड़की पसंद आ जाती परिवार वालों को, रिश्ता तय हो जाता है। तय होने के बाद फिर शादी वगैरह की डेट मुकर्रर। कहीं से इस बारे में कुदरत को भनक लग जाती है, और जैसे ही कुदरत को भनक लगी तब तो इसके पैरों तले मानो ज़मीन खिसक गई। इसको तो अब ये लगने लगा कि अगर मेरे बॉयफ्रेंड यानी जिसको मैं अपना पति मानती हूँ इसकी शादी कहीं और हो गई तो मैं तो बर्बाद हो गई, मेरी लाइफ में बचा क्या, और मेरे जीने का या फिर मेरे मरने का मकसद क्या रह जाएगा। लिहाजा ये कुछ टाइम तक तो कपिल को समझाती बुझाती है कि मैं मर जाऊँगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जब कपिल नहीं सुनता और कहता है कि मेरे माँ बाप जो कहेंगे वही करूँगा, तो फिर अचानक से इसका जो प्यार था वो अब गुस्से और नफ़रत में बदल जाता है और ये सोच लेती है कि मुझे इसको मार देना है। तो फिर अकेले तो मार नहीं सकती थी, इसलिए इसने अपने भाई अब्दुल फजल को शामिल किया। अब्दुल फजल को जब शामिल किया, साथ ही पूरा वाक़या सुनाया, तो वो भी सोच लिया कि हाँ मेरी बहन को इसने इस्तेमाल किया, मैं भी इसको मारूंगा। अब दोनों भाई बहन मिलकर प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के साथ साथ अब सारी चीज़ जब फिक्स हुई तो फिर जो कुदरत है उसने कहा कि काम करो अपने बॉयफ्रेंड कपिल से, मुझे हरिद्वार घुमा दो। मैं तमाम जगहों पे घूमी लेकिन कभी हरिद्वार, मसूरी, उत्तराखंड, इन तमाम जगहों पे कभी गई नहीं। तो जब बॉयफ्रेंड से कहा तो बॉयफ्रेंड भी अब कहीं ना कहीं प्यार तो करता था, वो तैयार हो गया। उसके बाद ये सारे लोग 8 तारीख को निकलते हैं उसी कार से। निकलने के बाद फिर अब पहुँचते हैं, लेकिन हरिद्वार में अलग अलग जगहों पे ये होटल खोजते हैं लेकिन वहाँ कोई होटल मिलता नहीं, सारे होटल फुल थे। आगे बढ़ते हैं, मसूरी पहुँचते हैं और इसी मसूरी के भट्टा गांव में इसी रोटी चाय होम स्टे में इनको रूम मिलता है। ये सारे लोग रुकते हैं। रुकने के बाद अब पूरी रात में एक खौफनाक कत्ल होने वाला था। सबसे पहले कुदरत उस अपने बॉयफ्रेंड कपिल को कहती है कि आज तुम मेरे गले लग जाओ। वो गले लगता है। इसी दौरान जो उसका बॉयफ्रेंड था मसूरी में, उसका जो भाई था अब्दुल फजल, मसूरी में उसने चाकू खरीदी थी, वो पीछे से, इधर ही बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों गले लगे हुए हैं, इधर वो पीछे से आता है और गर्दन पे चाकू घुमा देता है। उसके बाद उसकी बाहों में ही वो दम तोड़ता है, तब तक वो उसे गले लगाए रहती है। उसके खुद के कपड़े भी खून से तरबतर हो जाते हैं। इसके बाद वो फिर उस लाश को उसी गद्दे पे छोड़ती है, अपने कपड़े वगैरह चेंज करती है और चेंज करके वहाँ से अब कपिल की ही कार में ये दोनों लोग भागते हैं और भाग के दिल्ली के शाहीन बाग पहुँच जाते हैं। अब पुलिस वाले जब ये पूरी कहानी सुनते हैं, अभी आज ही इस मामला, आज या कल में शायद खुलासा हुआ है, कोर्ट में जाएगा मामला, जो कुछ फैसला होना होगा, जो सज़ा होनी होगी वो होगी। लेकिन मेरा एक स्टेटमेंट आपको याद होगा जो अभी स्टार्टिंग में मैंने कहा कि ना का मतलब ना होता है। लेकिन यहीं एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि अगर कोई इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपसे प्यार करता है, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, तो अगर आप उसको बीच रास्ते में छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपने उसके साथ मौत से भी बदतर सलूक कर दिया है। प्यार में टूटा इंसान, कायदे से अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो एक चलती फिरती लाश होती है। उसको ना अपने भविष्य की चिंता होती है, ना ही उसको अपने वर्तमान की फिक्र। वो या तो बदला लेगा या तो तड़प के मर जाएगा, नहीं तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। इसीलिए ना का मतलब ना तो होता है। लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं ये भी समझने की बात है कि किसी को आप अगर अपने लिए सीरियस किए हैं, अपने प्यार में आप पागल किए हैं, तो उसका साथ आप निभाइए, नहीं तो एक तरह से समझिए कि आपने उसका 7 बार कत्ल कर दिया।
तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।